गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बीपीएससी टीआरई 2 के लिए जो क्लास 6 to 8 के लिए है। ये एक रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है और इसमें 16 टेस्ट दिए हुए हैं, जिसमें हमने इसके पहले वीडियो अपलोड कर दिया है जिसपे सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के कुल 120 प्रश्न हैं। और यहाँ पे जो लैंग्वेज के प्रश्न हैं, तो वीडियो लंबा होने की वजह से ये लैंग्वेज के जो प्रश्न है उसको अलग से इसको अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, इसमें लैंग्वेज के 30 प्रश्न हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि लैंग्वेज में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लैंग्वेज का जो पेपर होगा आपको इसमें सिर्फ पास करना ज़रूरी है, यानी कि क्वालिफाइंग इसमें है। और 30 नंबर में मात्र उसमें 9 नंबर लाना ज़रूरी है। तो यहाँ से देख सकते हैं, इसमें पहला जो प्रश्न यहाँ आइए देखते हैं, ये पहला और ये पहले सेट का ही है। इसके बाकी के जो प्रश्न हैं, क्योंकि टोटल 150 प्रश्न हैं, तो उसमें 120 प्रश्न पहले ही इसका अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे चैनल से आप इसकी यहाँ से देख सकते हैं, टीएमसी नॉलेज पर ये वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। और लैंग्वेज के ये प्रश्न है, आइए यहाँ से देखते हैं। और इसमें देखिए पहला प्रश्न है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, ये पार्ट 1 जो लैंग्वेज है। और इसमें देख लीजिए, इसमें पहला प्रश्न है कि विच इज ए पार्ट ऑफ ए क्लासरूम। ये क्लासरूम का इसमें से पार्ट कौन है आपको बताना है। क्लासरूम का कौन सा पार्ट है, तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड, बेंच डेस्क हैं, वॉल क्लॉक हैं, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से क्लास का पार्ट कौन सा है। तो इसमें तो एक से ज़्यादा इसके सही जवाब हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एक से अधिक इसके सही जवाब हैं, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये सभी जो हैं कि क्लासरूम के पार्ट्स हैं। और नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द एंगल्स आर इक्वल, कंसिक्वेंटली द साइड्स आर इक्वल। जब इसमें ये प्रश्न है कि जब इसका एंगल्स जब इक्वल हैं अगर, तो इसके लिए क्या होगा कि जो साइड्स जो होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। इसका राइट आंसर इसमें ए होगा। और नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड रिवेलियन। रिवेलियन का इसका एंटोनिम कौन सा है। तो देखिए इसका सही जवाब इसमें से क्या होगा। तो देखिए, रिवेलियन ये नाउन है और इसका मतलब होता है विद्रोह। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा, यानी कि इसका जो एंटोनिम्स होगा वो लॉयल्टी हो जाएगा, यानी कि जो निष्ठावान है, या फिर ये कंट्रोल हैं, ओबेडियंस है, इस तरह के सभी शब्द इसमें होंगे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा इसमें लॉयल्टी। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम ऑल आइज। ऑल आइज एक आइटम है और इसका सही अर्थ बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है उत्सुकतापूर्वक किसी चीज़ को देखना। तो आप इसके यानी कि इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है, यानी कि वाचिंग एगरली, यानी कि किसी चीज़ को हम जब उत्सुकतापूर्वक या उत्साह के साथ देखते हैं तो उसे ऑल आइज कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। कन्फ्यूजन को और हम किस शब्द से हम बता सकते हैं, यानी कि सिनोनिम्स का मतलब ये होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन को हम समझते हैं कि इसका कन्फ्यूजन भी एक प्रकार का नाउन है और इसका मतलब होता है कन्फ्यूज होना, यानी कि उलझन में पड़ जाना। तो इसके सिनोनिम्स जो होंगे वो ये है कि कमोशन इसका सही जवाब होगा, यानी कि हलचल या फिर हंगामा। इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि तुम स्कूल कब जाते हो। ये ट्रांसलेशन इसको करना है, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन इसमें चूज करना है कि कौन सा सही है। तो ये कब, यहाँ देखिए, तुम स्कूल कब जाते हो, ये WH वर्ड है। तो इस तरीके से इसमें व्हेन, यानी, और ये जो है कि सेंटेंस देखने से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इस तरीके से व्हेन डू यू गो टू स्कूल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। और नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम लाइक ए केक वॉक। इसका सही इसमें अर्थ क्या होगा। तो देखिए, लाइक ए केक वॉक का मतलब होता है कि ईजी जो टास्क होता है, यानी कि आसान काम। इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन ए होगा। और यहाँ से हम 8वां प्रश्न देखते हैं कि मदर्स मदर इज। इसे बताना है कि मदर्स मदर माने कि माँ की माँ को क्या कहते हैं, मदर्स को क्या कहा जाता है। तो इसमें मैटरनल ग्रैंड मदर के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए होगा। और यहाँ से अब हिंदी के कुछ प्रश्न हैं, देख लीजिए। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। मत्सर शब्द का जो तद्भव रूप है वो मच्छर है, यानी कि इस तरीके से जो मछली है उसका तद्भव रूप जो है कि मत्स्य, तत्सम जो रूप होता है वो मत्स्य होता है। मीत का जो तत्सम रूप है वो मित्र होता है। और इस तरीके से, हालांकि यहाँ पे आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा मत्सर, यानी कि मच्छर का ये
तद्भव रूप इसका है। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रादेशिक, इसमें प्रादेशिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है इक प्रत्यय होगा, इसका सही जवाब होगा इक प्रत्यय, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार है, ये बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें देखिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अलंकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो एक जो होता है कि एक शब्द अलंकार होता है और एक जो है कि अर्थ अलंकार होता है। तो जब किसी कथन को बढ़ा चढ़ा करके जब उसमें प्रशंसा किया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इस तरीके से ऑप्शन ए सही होगा। और नेक्स्ट है कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस क्रिया का विशेषण है, यानी कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, तो मिलकर जो शब्द है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये रीतिवाचक हैं, यानी कि जब ये रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होता है तो उससे रीति का बोध होता है। और नेक्स्ट है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वो किस प्रकार का समास कहलाता है। तो देखिए अव्यय से क्लियर है कि जब जो पहला पद अगर अव्यय होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो स्थायी भाव इसका जो है ये जुगुप्सा है या घृणा होता है। श्रृंगार रस का भाव भी रति होता है। इस तरीके से इसमें एक से अधिक इसका जवाब सही है, यानी कि इसमें सही जवाब होगा कि इसमें जुगुप्सा या फिर घृणा इसका सही जवाब है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट है कि इनमें से किस वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन किसे कहा जाता है, तो देखिए व्यंजन हम जानते हैं कि जिस जो वर्ण का उच्चारण अगर स्वर की सहायता से होता है तो उसे हम व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं, जबकि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से भी होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की पहचान करनी है। देखिए 16वां प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन है, तो देखिए ह, इसमें जो है ऑप्शन ये पहला जो है ह, और ये जो दंत स है वो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से उर्दू के उपसर्ग से शब्द कौन सा शब्द बना हुआ है। तो उर्दू के उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, तो इसमें खुशबू जो है इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसमें उर्दू के उपसर्ग लगे हुए हैं। और इसमें नेक्स्ट अब प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि